हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासरूम में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 14 जो बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी और लायबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर होता क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर होता क्या है। हमने बहुत जगह देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि जो सप्लायर है जो सप्लायर है कैन अवेल आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत जगह हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 11 से हमने 13 तक पढ़ा, हमने यही देखा कि सप्लाई कैन अवेल आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। फिर बात आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। सो एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और दिमाग में याद रहेगा। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो और चैप्टर वाइज वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ जैसे मानते हैं एग्जांपल ए बी। अब ए जो है वो है हमारे सप्लायर, बी जो है वो हमारे रिसिपेंट। अब ए क्या करते हैं, ए अब हमने रूल पढ़ा था कि ए जो सप्लायर है वो क्या करता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जो जीएसटी वो रिसिपेंट कस्टमर से रिसीव करता है, कस्टमर से रिसीव करके किसको देता है, गवर्नमेंट को पे कर देता है, पेमेंट कर देता है। सो जब वो गवर्नमेंट को पे करता है तो यहाँ पे एक चीज आती है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब होती क्या, मान लिया जाए ए है, इसे थोड़ा डिलीट करते हैं। जैसे मान लिया जाए ए भी है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं शर्ट। ठीक है, शर्ट बनाने के लिए चाहिए क्या, चाहिए कॉटन। कॉटन ए ने क्या करा, बी से कॉटन लिया, बी से कॉटन लिया। अब ये कॉटन पे इन्होंने ए ने क्या करा, जब बी ने सप्लाई, यहाँ पर ये क्या है, सप्लायर है, तो बी क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। बी क्या करेंगे, इस कॉटन पे जीएसटी लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इसे पे कर देंगे, कॉटन का जो जीएसटी है वो पे कर देंगे, वो जीएसटी पे कर देंगे। अब इस कॉटन से इन्होंने क्या करा, शर्ट बना के उन्होंने क्या करा, सी को सोल्ड कर दिया, वो शर्ट सी को सेल कर दिया या फिर सप्लाई कर दिया। तो सी को जब सप्लाई करा तो अब यहाँ पे कौन पे करेगा, जीएसटी पे करेगा सी, किसको, ए को करेगा, ए को जीएसटी पे करेगा। अब जीएसटी पे करा इन्हें ए को, तो ए का क्या काम है कि जो जीएसटी उन्होंने सी से लिया है, जो जीएसटी सी से लिया है ऑन अ शर्ट, वो किसको पे करेंगे, वो पे कर देंगे को गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, उन्होंने जीएसटी कॉटन पे दी, ठीक है, फिर शर्ट पे भी देंगे, तो ये क्या हो गया, डबल टैक्सेशन। अब मान ली जाए कि भाई ये उन्होंने शर्ट को भी टैक्स दिया, फिर कॉटन पे भी देंगे, क्योंकि कॉटन ही तो शर्ट का हिस्सा है भाई, कॉटन से ही तो शर्ट बनी है, कॉटन से ही शर्ट बनी है। कॉटन पे भी टैक्स दिया, शर्ट पे भी टैक्स दिया। मान लिया कॉटन 10 रुपए का था, फिर कॉटन को शर्ट में चेंज करके उन्होंने 100 रुपए का कर दिया, तो ये इंक्लूड है ना यहाँ पे, ये तो है नहीं कि 90 रुपए भी ये टैक्स दे रहे हैं, ये तो नहीं है। इन्होंने ये इंक्लूड है कॉस्ट ऑफ, जब हम किसी की एमआरपी निकालते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो हम पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस ये सारी चीजें करके निकालते हैं, तो ये सारी इंक्लूड हो के आई है ना शर्ट पे। तो ये शर्ट पे जो आई है तो यहाँ पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो शर्ट पे उन्होंने पे करा, मान ली जाए कि यहाँ से कॉटन उन्होंने लिया था 20 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए का कॉटन लिया, 20 रुपए की कॉटन पे उन्होंने जो पे करा वो 2 रुपए जीएसटी पे करी, 2 रुपए जीएसटी पे करी। तो यहां से जब उन्होंने 2 रुपए जीएसटी पे करी बी को, तो बी ने तो भैया दे दिया होगा गवर्नमेंट को, बी ने क्या करा होगा, गवर्नमेंट को तो जीएसटी दे दी होगी जो 2 रुपए उन्होंने कॉटन पे करा, ठीक है। अब यहाँ से सी से शर्ट जो बनाई उन्होंने 100 रुपए की बेची उन्होंने,
ए ने सी को 100 रुपए की बेची, और फिर उस पे उसको 10 रुपए कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 10 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं। ए कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 10 रुपए, ये जो ए है 10 रुपए सीधा गवर्नमेंट को नहीं देंगे, क्योंकि जो कॉटन है, शर्ट की कॉटन से जो शर्ट बना उस पे वो 2 रुपए जीएसटी पहले ही दे चुके हैं। 2 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को थ्रू द बी पहले ही दे चुके हैं, तो वो 2 रुपए जो है वो माइनस कर लेंगे, और 8 रुपए वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे एज जीएसटी। और ये 2 रुपए माइनस करा वही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल वर्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट का पता चल जाएगा कैसे। इनपुट, इनपुट क्या होता है? इनपुट मतलब होता है हमारी रॉ मटेरियल, हमारी रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल यूज करके हम फाइनल गुड्स बनाते हैं वो होता है इनपुट। अब इनपुट पे टैक्स दिया तो इनपुट टैक्स। अच्छा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल क्या, तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम आईटीसी समझ आ गई, अब हम कुछ पढ़ते हैं डेफिनेशन। नाउ, टैक्स पेड on inward supply of input capital goods सर्विस आर कोल्ड इनपुट टैक्स। सिंपल सी बात कहिए, कोई भी इनवर्ट सप्लाई हो रहा है, कोई भी इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट्स हो रहा है, कैपिटल गुड हो रहा है, सर्विस हो रहा है फॉर द मेकिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स बोलते हैं। दैट मे बी इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, टैक्स पेड ऑन द रिवर्स मैकेनिज्म आल्सो अवेल इनपुट टैक्स। अब इन्होंने कहा कि जो टैक्स पेड कर रहे हैं अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसमें भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। नाउ, credit of the above tax is called input tax credit, that is the tax paid on input are available as a set of the against the tax payable on outward supply। जैसे मैंने बताया था ए और बी। अब यहाँ पे ए क्या कर रखे, उन्होंने इनपुट टैक्स जो दे दिया था 2 रुपए, उन्होंने जब आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को दिया 10 रुपए, तो 10 रुपए में से माइनस करके 2 रुपए दिया। तो वही यहाँ पे बोला, जब आउटपुट टैक्स अप्लाई कर ले उसे अब सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द टैक्स पेबल ऑन द आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। नाउ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 252 इनपुट की डेफिनेशन दी गई है, मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंड टू बी यूज बाय द सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई भी इनपुट जो यूज होता है आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए, उसे हम इनपुट कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 52। सेक्शन 2 क्लॉज 62 इनपुट टैक्स in relation to registered person means a central tax, state tax, integrated tax or a union territory tax charged on the any supply of good or service or both made by him include। अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो सेंट्रल टैक्स दे रहा है, स्टेट टैक्स दे रहा है, इंटरग्रेटेड टैक्स दे रहा है या फिर यूनियन टेरिटरी दे रहा है, और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ मेड बाय हिम, कोई भी सप्लाई सर्विस हो रही है मेड बाय हिम हो रहा है, एंड इंक्लूड द इंटीग्रेटेड टैक्स, सर्विस टैक्स, चार्ज और इम्पोर्ट्स गुड्स, वो भी हमारे इनपुट टैक्स कहलाएगा। टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 9, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहलाएगा। टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ 5 इंटीग्रेटेड गुड्स टैक्स, वो भी हमारा कहलाएगा। और टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 4 9 ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गुड सर्विस टैक्स, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। बट does not include tax payable under the composition levy। यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि इनपुट टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, इनपुट टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द क्रेडिट, ये सारी चीजें तो इंक्लूड करी जाएगी, सारी चीजें इंक्लूड करी जाएगी, मगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो हम कंपोजिशन लेवी में दिए गए, जो टैक्स कंपोजिशन लेवी में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 क्लॉज 62। नाउ, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स अ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। सिंपल सी बात कहेगी, सिंपल यही बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जो है इनपुट टैक्स दिया उसका क्रेडिट लेना ही हमारा क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 63। नाउ, इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस यूज और इंटेंड टू यूज बाय द सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई भी सर्विस यूज करी गई है फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसे हम इनपुट सर्विस कहते हैं। नाउ,
बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की एंड कंडीशन की फॉर द टेकिंग ऑफ आईटीसी अंडर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। इन्होंने कहा है कि जो आईटीसी है, जो आईटीसी वो अवेल करी जा सकती है, वो अवेल करी जा सकती है, मगर उसके लिए कुछ कंडीशन होंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन होंगे फॉर द अवेलिंग फॉर द टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबिलिटी रजिस्टर अंडर द जीएसटी एंड यूजेस फॉर द बिजनेस पर्पस इज मैंडेटरी। दो चीज पहले यहाँ पे कॉमन करेंगे। पहला क्या, वो रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। दूसरा, वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए, फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए, ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। Every registered person sale subject to condition and restriction as may be prescribed and in a manner as specified in section 49 be entitled to take credit of input tax credit charge on any supply of good or service both by him which are used or intend to be used in the course या फिर furtherance of business and the said amount shall be credited to electronic credit ledger of such amount। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी कि रजिस्टर्ड पर्सन अवेल कर सकता है एज पर कंडीशन 49 सेक्शन 49 स्पेसिफाइड करा गया, जो भी वो इनपुट टैक्स चार्ज करता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ बाय हिम, जो ये यूज करता है इंटेंड टू यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, said amount shall be credited to input tax credit ledger of such person। अब ये यहाँ पे वर्ड आया इनपुट क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है कि जब भी आप इनपुट पे टैक्स देते हैं, इनपुट पे टैक्स देते हैं, वो जितना भी आपने इनपुट गुड्स पे आपने टैक्स दिया वो इस चीज में ऐड करती जाती है, इस चीज में क्रेडिट कर जाती है उतनी अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। ये लेजर मान लीजिए एक तरफ का बैंक एग्जाम्पल है, बैंक नहीं है वैसे मगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल बैंक है। आपने कोई भी अमाउंट जब पेमेंट करते हैं, कोई भी अमाउंट आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आपको बताता है क्रेडिटेड टू योर बैंक दैट मच अमाउंट, ये बताता है। तो वैसे जब आप इनपुट टैक्स पेमेंट, जब भी आप इनपुट टैक्स देते हैं तो आपके जितना भी टैक्स दिया ऑन द इनपुट्स वो आपके ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। सिंपल। नाउ अब कंडीशन की बात करें। कंडीशन, not with anything contained in this section, no registered person shall be entitled to credit of any input tax in respect of any supply or good or service both by him unless, जब तक कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अवेल नहीं कर सकता क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड या फिर सर्विस, जब तक वो कोई भी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर कोई भी अदर गुड उसके पास नहीं है। ठीक है, जब उसके पास इनवॉइस होगा, डेबिट होगा या फिर कोई और डॉक्यूमेंट, तभी उसी के इन सब के अकॉर्डिंग इन सब के बिहाफ पे वो अवेल कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अवेल नहीं कर सकता। सबसे पहला कंडीशन हमारा यही है। इन द ही इज अ पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशू बाय द सप्लायर, किसके सप्लायर रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पे बी डॉक्यूमेंट एज मे प्रिस्क्राइब। अब ये अदर डॉक्यूमेंट क्या है? अदर डॉक्यूमेंट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइस इशू बाय सप्लायर गुड और सर्विस, कोई भी इनवॉइस इशू करा जा रहा बाय द सप्लायर वो भी हमारा क्या एक डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करा जाएगा। इनवॉइस इशू बाय द रिसिपेंट अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा फॉर द अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। डेबिट नोट इशू करा जा रहा बाय द सप्लायर, एंट्री बिल ऑफ एंट्री या फिर सिमिलर डॉक्यूमेंट अंडर द अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट 1962 करा जा रहा है। रिवाइज नोट करा जा रहा है, इनवॉइस करा जा रहा है, डॉक्यूमेंट इशू बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो भी हमारे इंक्लूड होगा अदर डॉक्यूमेंट में, अदर डॉक्यूमेंट में। Now, content of document. The document on basis the ITC being taken should be contain at least following detail. At least following detail होना चाहिए। अमाउंट चार्ज करा गया, कितना अमाउंट चार्ज करा गया ये पता होना चाहिए। गुड्स क्या क्या थे उनके बारे में पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ गुड्स क्या थे या फिर सर्विस क्या थी, जीएसटी नंबर होना चाहिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें होनी चाहिए जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हैं फॉर द अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, चलते हैं आगे। As per section 16 subsequent 2AA, the detail of invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in statement of adverse supply, and such detail have been communicated to the recipient of such invoice debit note in the manner specified section 37। अब इन्होंने कहा कि जब भी इशू इनवॉइस और डेबिट नोट इशू करी जाती है
तो उससे GSTR1 में फाइल करेंगे। जब वो आप फाइल करेंगे तभी आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने इनपुट टैक्स दिया है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। अगर फाइल नहीं करते, फाइल अगर नहीं आप भरते GSTR1, तो आपको अवेल नहीं हो सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखेंगे, मगर कुछ चीजें हैं जो अवेल कर सकते हैं वो अभी आप पढ़ेंगे। नाउ, नो ITC टू बी टेकन ऑन इनपुट टैक्स toward the demand involving fraud, willful misrepresentation or suspension of fact according to rule 36 sub rule 3। इन्होंने कहा कि कोई भी ईटीसी अभी टेक नहीं ले सकते। भैया सिंपल सी बात कहेगी कि आप आईटीसी नहीं ले सकते अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हैं, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, सस्पेंशन करते हैं ऑफ द फैक्ट। नाउ, restriction on the ITC on invoice debit note not uploaded by the supplier in the GSTR1। मैंने अभी भी ऊपर पता है कि आपको जब भी ITC अवेल करना है आपको पहले ये ध्यान देना हो चाहिए GSTR1 फाइल होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन है ऑन द ITC, आप ITC नहीं ले सकते ऑन द इनवॉइस या फिर डॉक्यूमेंट नोट जो आपने अपलोड नहीं करा बाय द सप्लाई इन द GSTR1। रूल 36 क्लॉज 4 हम पढ़ेंगे, सब रूल 4 हम पढ़ेंगे। तो यही दे रखा है अकॉर्डिंग टू सब रूल 4। The condition and eligibility for the ITC that may be availed by the recipient is governed as per the provision of Chapter 5 of GST Act and the rule made thereunder। The being the new provision, the restriction imposed करा गया through the common portal and it is a responsibility of taxpayer। किसकी responsibility? Taxpayer की, that credit is availed in term of said rule and therefore the availment of restriction credit in a term of subsection rule 4 sub rule 4 rule 36 of GST shall be done on the self assessment basis by the taxpayer। सिंपल सी बात यही कही गई है कि अगर आप गलती करते हैं, आप GSTR फाइल नहीं करते, तो आपको क्या होगा? ITC नहीं मिल सकता, ITC नहीं मिल सकता। इसी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पहला इश्यूज हम पढ़ेंगे। What are the invoice or debit note on which restriction under rule 36 sub rule 4 of GST shall apply? कौन कौन से ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है अंडर रूल 36 sub rule 4 of GST rule 2017? The restriction on availment of ITC imposed only on the respect of those invoice debit note detail of which are required to uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 and which have not been uploaded। सिंपल सी कहेगी कि उन इनवॉइस और डेबिट नोट पे रिस्ट्रिक्शन है, उन इनवॉइस और डेबिट नोट पे रिस्ट्रिक्शन है जिसको आपको GSTR1 में अपलोड करना था और आपने क्या करा? अपलोड नहीं करा, उन सब पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, whether the said restriction is to be calculated supplier wise or consolidate basis, the restriction imposed in the is not a supplier wise। अब इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अभी एग्जाम्पल में एग्जाम में भी आ सकता है कि क्या सेड रिस्ट्रिक्शन जो हम 36 सब रूल 4 में पढ़ रहे हैं वो कैलकुलेट होगा सप्लायर वाइज। इसका मतलब एक दो ऐसा सप्लायर वाइज होगा या फिर पूरे सप्लायर का होगा, पूरे के पूरे सप्लायर का होगा। तो इन्होंने कहा कि सप्लायर वाइज नहीं होगा। द क्रेडिट अवेल अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 36 इज लिंक टू टोटल एलिजिबल क्रेडिट फ्रॉम द ऑल सप्लायर हुज डिटेल हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। सो आगे चलते हैं। Form GSTR2A being a dynamic document would be amount the of input tax credit that is admissible to the taxpayer for particular tax period in respect of invoice debit note whose detail have not been uploaded by the supplier। इन्होंने कहा कि जो form GSTR being a dynamic document what would be the amount, कितना अमाउंट होगा of input tax credit that is admissible to the taxpayer for the particular tax period in respect of invoice debit note whose detail have not been uploaded by the supplier। इन्होंने कहा कि भैया
बता दीजिए, अगर हमने मान लिया GSTR1 अपलोड नहीं करा, इनवॉइस और डेबिट नोट अपलोड नहीं करा, या फिर डेबिट नोट अपलोड नहीं करा, तो हम कितना कितना अमाउंट जो आईटीसी है कितना अवेल कर सकते हैं, कितना अवेल कर सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट whose detail have not been uploaded, जिसका डिटेल आपने अपलोड नहीं करा बाय द सप्लायर, shall not exceed नहीं कर सकता 5% of the eligible input tax credit availed to the recipient in respect of invoice or debit note by the detail have been uploaded by the supplier। सिंपल, उन्होंने कहा कि जितना आप एलिजिबल हैं इनपुट, मान लीजिए एलिजिबल हैं वो 100 के लिए, 1000 रुपए के लिए एलिजिबल थे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो अब जब आपने अपलोड नहीं करा जीएसटीआर वन अपलोड नहीं करा, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 1000 इसका 5%, इसका मतलब 50 रुपीज ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, 50 रुपीज ही आईटीसी अवेल कर सकते हैं। नाउ हाउ मच आईटीसी a registered taxpayer can avail in form number GST3 in the month in case the detail of sum of invoice have not been uploaded by the supplier under sub। अब इन्होंने कहा कि जो आप कितना एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मैं बोला हाउ मच आईटीसी वो अवेल कर सकते हैं अगर उन्होंने क्या सम ऑफ इनवॉइस हैव नॉट बीन, कुछ इनवॉइस उन्होंने अपलोड नहीं करा, कुछ इनवॉइस आप उन्होंने अपलोड नहीं करा, कुछ इनवॉइस उन्होंने अपलोड नहीं करा। तो जैसे हमने अब ऊपर पढ़ा कि 5% अवेल कर सकते हैं, इसमें भी वही रखना कि जितना जिन जिन डॉक्यूमेंट का उन्होंने आईटीसी अवेल नहीं करा है, जिन जिन इनवॉइस से या फिर डेबिट नोट से आईटीसी अवेल नहीं करा है, उसी का 5% हम वो क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं आईटीसी। नाउ when can balance ITC be claimed in the case availment of ITC restriction as per the provision? कब हम बैलेंस जो आईटीसी में दे रखे वो क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ अवेलमेंट आईटीसी एज ए रिस्ट्रिक्शन? जो हमने आईटीसी जो बैलेंस बची हुई है, आईटीसी की बैलेंस बची हुई है, हम वो कब अब क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। द बैलेंस ऑफ आईटीसी मे बी क्लेम बाय द टैक्स पेयर इन एनी ऑफ द सक्सेडिंग मंथ, एनी ऑफ सक्सेडिंग मंथ। जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगी थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगी थी आपको, जैसे मान लिया जाए आपने पहले मंथ में GSTR1 फाइल नहीं करा, तो आपको क्या होगा कि आपको वो आईटीसी नहीं मिलेगा, मगर उस मंथ में नहीं मिलेगा, मगर अगले मंथ में ये मान लिया जाए जून था, तो आप जुलाई में ले सकते हैं इसका आईटीसी, जो अपलोड नहीं करा उसका आईटीसी ले सकते हैं 1000 रुपीज, जैसे आपने अपलोड नहीं करा आईटीसी ले सकते हैं इन द जुलाई में, मगर कितना परसेंट, 5%, याद रखेंगे। तो हम सक्सीडिंग मंथ, जो आगे मंथ आने वाला, उसमें अवेल कर सकते हैं आईटीसी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कुछ चीज छूट गई। नाउ वो ए था, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। सबसेक्शन रूल 16 पढ़ रहे थे, 16 था, 16 सबसेक्शन 2 क्लोज ए हमने कंप्लीट कर दिया, अब पढ़ेंगे 16(2) क्लोज बी। ये क्या है, बी है, ठीक है, तो बी पढ़ेंगे। Recipient of good or service both, the registered person must have received the good or service or both। उन्होंने कहा कि जो पहला रूल यही था कि भैया हम वो क्या पढ़े, कंडीशन पढ़ रहे थे, कंडीशन में हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो आईटीसी ले सकते हैं, जिनके भी आप पे आईटीसी ले सकता है। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव रिसीव्ड, उन्हें गुड्स और सर्विस उनके पास होना चाहिए, रिसीव्ड हो जाना चाहिए। पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट इशू हो जाना चाहिए, दूसरा कि गुड और सर्विस जो सप्लायर से उन्हें रिसीव होने वाला है वो रिसीव हो जाना चाहिए। मगर एक और चीज यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर उन्होंने कहा गया कि एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन क्या है, इन द केस ऑफ जॉब वर्क,
इन द केस ऑफ जॉब वर्क उनके जरूरत नहीं होता। यहाँ पे जॉब वर्क क्या होता है कि जॉब वर्क वो होता है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक गुड्स बनाते हैं, एक कोई गुड्स बनाते हैं, गुड्स बना के बी को पैकेज करने के लिए दे देते हैं, बी को पैकेज करने के लिए देते हैं, और ये बोलते हैं कि आप क्या करना है, इन्हें गुड्स दे देना, भेज देना, भेज देना, बिना मेरे पास लाए किसे भेज देना, सी को भेज देना। तो सी, जो सी को ऑन द बिहाफ ऑफ बाय द ए, हाँ एक मिनट, तो यहाँ क्या करा गया कि ए के बिहाफ पे बी ने गुड्स को बेच दिया, भेज दिया सी को। तो जो सी को बेचा, जो सी को बेचा, उस पे ए क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं आईटीसी, आईटीसी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे ए को वापस गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, गुड्स रिसीव नहीं हुआ है जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे भी बेचा जा सकता है, ये हो गया, ठीक है। नाउ अब चलते हैं आगे। सी द मस्ट बी एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, और जो जीएसटी मतलब यहाँ पे ए बी सी, जिससे उन्होंने सी ने क्या करा, बी ने क्या करा था, कॉटन लिया था, बी ए ने क्या करा था, बी से कॉटन लिया था, जैसे हमारा ऊपर वाला एग्जांपल ही चल रहा है, कॉटन लिया था। तो बी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो ए से उन्होंने ए से जो जीएसटी ली है 2 रुपए, वो पे होना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर पे नहीं हुई है तो सिंपल सी बात है, आप माइनस कर ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट को पे हुई होनी चाहिए। Last is first furnishing of return. He has furnished the return under section 39 at the end of the September. ड्यू डेट क्या होती है हमारी, सितंबर की होती है, सितंबर की होती है कि सितंबर तक पे हमारा रिटर्न जो है वो फाइल होना चाहिए, और रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए तभी आईटीसी अवेल कर सकते हैं। ये हमारे 4 चीज, पहला क्या था, डॉक्यूमेंट, दूसरा क्या था हमारा कि भैया रिसीव हो जानी चाहिए गुड्स, थर्ड क्या था हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए जो हमने इनपुट टैक्स था, और हमारा रिटर्न भी फर्निश हो जाना चाहिए। ये हमारी 4 चीजें होती है अंडर सेक्शन 60, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फेलियर टू पे टैक्स विद द स्टिपुलेटेड टाइम। अब प्रोवाइड फर्दर दैट वेयर द रिसिपेंट, कौन रिसिपेंट, फेल्स टू पे द सप्लायर of goods or service or both other than supply on which is the tax payable reverse charge basis amount of toward the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days। कितना है, 180 days, याद रख के चलेंगे, ठीक है। from the date of issue of invoice by the supplier an amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his in output tax liability। इन्होंने कहा कि भैया मान लिया जाए ए है, बी है, ए है, बी है। ए क्या करते हैं, इन्हें सप्लाई करते हैं गुड्स, ये हमारे हो गए सप्लायर, ये होगा हमारे रिसिपेंट, ठीक है। तो अगर ए क्या करते हैं, ए ये है सप्लाई, ए ने क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया इन्हें, बी को कहा कि बी को क्या कि आप मुझे क्या करिए, इनवॉइस आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, आप मुझे क्या करिए, पेमेंट कर दीजिए जो आपको टैक्स पेमेंट करना था, टैक्स पेमेंट करना था। तो बी क्या करेंगे, बी ने क्या करा, नहीं करा, 180 दिन में नहीं करा, ए 180 डेज में नहीं करा, नहीं करा। तो जो इन्होंने बी ने आईटीसी अवेल करना था इस गुड्स पे, जो ए ने सप्लायर करा आईटीसी पे अवेल करना था, वो जितनी अमाउंट थी, इक्विवेलेंट अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल बाय द रिसिपेंट shall be added to output tax liability, जो उन्हें आगे चल के टैक्स लाइबिलिटी देनी है, along with the interest कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए 18%, 18%। नाउ अब चलते हैं, ये जो हमने पढ़ा, जो पढ़ा कि 180 डे में अगर नहीं पे करते हैं अमाउंट तो ये किन किन पे लागू नहीं होता, किन पर्सनों पे लागू नहीं होता। सो this condition payment of value plus tax within 180 day does not following situation, does not apply in the following situation where supply and which is a payable reverse charge basis deemed supply without consideration। हमने शेड्यूल था, जो हमारा शेड्यूल था फर्स्ट, उसमें हमने पढ़ा था डीम्ड सप्लाई पढ़ा था, तो उस केस में भी नहीं होता। दूसरा, एडिशनल मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट सप्लाई लायबिलिटी रिलेशन सप्लाई बीइंग इनकर्ड बाय द रिसिपेंट, और कोई भी एडिशनल वैल्यू ऑफ सप्लाईज आ रही है उस पे भी 180 डेज एप्लीकेबल नहीं होता, 180 डेज एप्लीकेबल नहीं
होता। तो ये 3 चीजें ये लिख लेना इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन आईटीसी कंपोनेंट, आईटीसी नोट। अब कोई भी कैपिटल गुड्स है आपका, कैपिटल गुड्स है आपका, आप उस पे क्या कर रहे हैं, उस पे आप पहले से डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अवेल कर चुके हैं। आपने जब पीजीपी भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रॉफिट, तो उसमें क्या होगा कि आप जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें डेप्रिसिएशन जितने भी कैपिटल गुड है उसमें आता है डेप्रिसिएशन लेने का सिस्टम। तो जब आपने कैपिटल गुड पे डेप्रिसिएशन पहले से ले रखा है तो आप आईटीसी उस पर अवेल नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान देने की चीज है। नाउ बात करते हैं ड्यू डेट फॉर द क्लेम ऑफ आईटीसी। ड्यू डेट, हम कब तक में हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं, कब तक में हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो पहला है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द month of September following the end of the financial year to which invoice or invoice relating debit note pertained are। जब आप फर्निश कर रहे हैं सेक्शन 39 में रिटर्न वो आपकी ड्यू डेट होगी। दूसरा फाइलिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो हमारा क्या होगा, ड्यू डेट होगा फॉर द अवेलिंग ऑफ आईटीसी। एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं इसके। Exception. The time limit under section 14, section 16 subsection 1 does not apply to claim for the re-availing of the credit। कोई वापस अवेल कर रहा है क्रेडिट, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा, एवरेज पर्सन एलिजिबल टू टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी चार्ज टू हिम his inward supply good or service if he uses supply in the course of business। ये भी हमने पढ़ लिया कि जब अवेल तभी कर सकता है जब कोई भी कोर्स आगे बिजनेस के लिए यूज करा गया हो। ठीक है। Note, financial year, the return of September is filled to be 20th October under the GST। Simple। Now, आगे चलते हैं, हम और चीज इस पर पढ़ेंगे। दूसरा, रिलैक्सेशन वो दे रखा है, मिस्टर ए ऑर्डर 3 lakh ton of goods which are to be delivered by the supplier via 3 loads। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने 3 लाख टन ऑर्डर करा है गुड्स का, वो 3 लॉट्स में 1 लाख करके 3 लॉट्स में आएगा। देन है कि ना, सॉरी 30,000 है, सॉरी 30,000 है, तो 30,000 10,000 करके आएगा। तो द लोड्स are sent under the single invoice which are for lost and payment is made by the recipient of value of supply plus GST and the supply has also deposit tax requirement। Then 3 lot are supply May, June, July। The IDC avail Mr. A only after recipient of the third lot। हमने ऊपर एक चीज छोड़ दी, मे बी नहीं कंफर्म है, एक चीज छोड़ी हमने, वो क्या है कि जब ये रहा आईटीसी गुड्स आर रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, कोई भी लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव करी जा रही है तो हम क्या करेंगे, जो आईटीसी अवेल करना है एट द एंड ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट अपॉन द रिसिपेंट ऑफ लास्ट, यहाँ पे लास्ट लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट। जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट या फिर लॉट्स आ जाएगा तभी वो आईटीसी अवेल कर सकता है, बीच में अवेल नहीं कर सकता। तो उसी का वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो चीज भूल गया था, सॉरी, वही चीज इसमें दी हुई है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेशन दूसरे पे चलते हैं। फॉर द इनवॉइस डेटेड 31st July 2020 द सेम पर्टेन टू फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021। Hence the return for the September falling end of financial year such invoice related to due date क्या होगा, इसका सितंबर का है तो 20th अक्टूबर होगा। Let's say the annual return is filled 21st August। तो हमने क्या पढ़ा था, जो आईटीसी अवेल करने का ड्यू डेट होगा वो क्या होगा, जब आप रिटर्न भर रहे हैं अंडर सेक्शन 39 और जब आप फाइनल रिटर्न फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, इन दोनों में से सबसे पहले जो हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, आईटीसी अवेल करने का डेट कहलाएगा। तो इस दोनों में से पहले कौन हो रहा है, 12th तक, तो 12th अगस्त होगा हमारा इनवॉइस आईटीसी अवेल करने का टाइम। यहाँ हम ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अनमैच क्रेडिट कैप। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो को और भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज सब्सक्राइब करके आप रोज की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।